Hello everyone, welcome to my channel Nitya Study. I am Rajesh Roshan. I am currently pursuing my MTech from Indian Institute of Science IISc Bangalore और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 रहेगा हमारा केमिकल बॉन्ड के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको इस लेक्चर को केवल देखना है, नोट नहीं करना है। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/नित्य स्टडी पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने 3 लेक्चर लिया था इसका और एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, तो वो जाके आप देख सकते हैं। अब चैप्टर 2 शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। अब इस केमिकल बॉन्डिंग में कई सारे पार्ट हैं। पहला है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के आधार पे क्यों हम लोग एलिमेंट्स को कैटेगराइज किए, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडल। उसके बाद लेविस स्ट्रक्चर, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिर वीएसपी अर्थ मॉडल, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सारे हम लोग के चैप्टर 2 यानी कि केमिकल बॉन्ड के पार्ट हैं। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए कई अटेम्प्ट हुए। उसमें से एक जो साइंटिस्ट थे डेबोराइनर, उन्होंने 1829 में एक थ्योरी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स को 3-3 के सेट में अरेंज कर सकते हैं, और उस 3 एलिमेंट के सेट को ट्रायड बोला। ट्रायड। तो इससे उसे ये पता चला कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालें तो वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आ रहा है। जैसे एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अगर हम लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का एवरेज निकाले तो वो 23 आएगा। इसने ये बताया था, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स इस चीज़ को फॉलो करते थे, और उस टाइम पे ज़्यादा एलिमेंट्स हम लोग को पता भी नहीं थे। तो ये पहला अटेम्प्ट था डेबोराइनर का। उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कहा कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में 8-8 के सेट में अगर डिवाइड करें, यानी कि पहला सेट जो है वो 8 एलिमेंट से बना होगा, दूसरा भी 8 एलिमेंट से, तीसरा भी 8 एलिमेंट से, ऐसे। तो हम लोग देखेंगे कि जो पहला जो एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल खाता है। यानी कि
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग समान आते हैं। वो इसको ऐसे भी समझा कि अगर हम लोग जैसे म्यूजिक में सारे गामा होता है, तो सारे गामा प ध नी 7 हो गया, फिर 8वां जो है वो फिर से सा आ जाता है, सारे गामा प ध नी, सारे गामा प ध नी। तो ऐसे उसने बोला कि इसको हम लोग देख सकते हैं, और इसको उसने बोला ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव लॉ मतलब कि 8वां जो है वो पहले से मेल खाता है, जैसे कि म्यूजिक में होता है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन था। लिमिटेशन ये था कि वो कैल्शियम तक तो ऐसा कर पाया, लेकिन कैल्शियम एटॉमिक वेट के बाद वो इस रिपीटेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। उसने देखा कि अब कैल्शियम के बाद अब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 8वां कैरेक्टर जो पहले से मेल खाता हो। अब हम लोग देखेंगे तीसरा साइंटिस्ट था, वो था लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या किया कि उसने एक कर्व प्लॉट किया। उसने 2 एक्सिस लिया। एक एक्सिस को एटॉमिक मास से और दूसरे को एटॉमिक वॉल्यूम से अरेंज कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इधर है और इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम ऐसे है। तो उसने ऑब्जर्व किया। अब ये एटॉमिक वॉल्यूम क्या है इसको पहले देख लेते हैं। तो एटॉमिक वॉल्यूम को उसने डिफाइन किया कि ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी जो होगा वो ग्राम पर ml में होगा। तो ये उसने ऑब्जर्वेशन देखा। तो ये था एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को जब एक y और x एक्सिस में रखा, तो उसने एक कर्व ट्रेस किया। उसने फाइंड किया कि जो कर्व था वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और उसका ऑब्जर्वेशन था कि पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं वो सेम पोजीशन पे हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे जो है वो पीक यानी सबसे ऊंचाई पे हैं। और जो कार्बन, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, ये सब जो है वो मिनिमम कर्व के मिनिमा पे हैं। मिनिमा यानी सबसे निचले भाग पे। तो उसने देखा कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये तीनों का जो यहाँ पे रुबिडियम भी होगा, रुबिडियम और सीजियम। तो उसने देखा कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब सेम आ रहा है, मतलब एक जैसा आ रहा है। तो इससे उसको पता चला कि जो ग्राफ के टॉप पे हैं वो सारे एक जैसे हैं, वैसे ही ग्राफ के जो मिनिमम पॉइंट पे हैं निचले भाग में, जैसे कार्बन, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, वो भी एक जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस कर्व से उसने ये ऑब्जर्वेशन लगाया। इसका मतलब उसने कहा कि द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स आर चेंजिंग पीरियोडिकली, इनिशियली डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज विथ ब्रॉड मिनिमास। यानी कि पहले वो इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर एक मिनिमम पे जा रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर ऐसे एक पीरियोडिक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है।
तीसरा ऑब्जर्वेशन इसका ये था कि अगर एक ग्रुप में देखें तो एक ग्रुप के सारे एलिमेंट को अगर एक साथ देखें तो एटॉमिक वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज कर रही है। जैसे कि एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सारे एक ग्रुप के हैं, लेकिन इनके जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही इसका चौथा ऑब्जर्वेशन ये था कि मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी आर चेंजिंग पीरियोडिकली। अब अगर एटॉमिक एटम्स के एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, तो ये सब सारे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट हैं। उसके बाद अगला जो साइंटिस्ट था वो था मेंडलीव। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल दिया। उसने एक लॉ सजेस्ट किया जिसे हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। उसने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने पहली बार ये सजेस्ट किया था लोगों के सामने। इसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसके फीचर्स क्या थे ये भी देख लेते हैं। पहला फीचर ये था कि ये 63 एलिमेंट्स से बना हुआ पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगे और 8 वर्टिकल कॉलम। ऐसे इसने हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उसको उसने पीरियड कहा, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको उसने ग्रुप का नाम दिया, और कहा कि अगर एटॉमिक वेट के आधार पे हम लोग अरेंज करें इन सभी एलिमेंट्स को तो हमें कई सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन में दिखेंगे। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि रिपीट करता हुआ। इसके ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे। अगला जो साइंटिस्ट था जिसने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था मोस्ली। मोस्ली ने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया कि मेटल सरफेस लिया, कई सारे मेटल सरफेसेस लिए, और उसको हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया। तो इससे क्या हुआ कि कुछ एक्सरे इस मेटल सरफेस से निकले। ये जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन था वो इस मेटल सरफेस पे टकराया और कुछ एक्सरे बाहर निकले, और उस एक्सरे के फ्रीक्वेंसी को उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है जेड स्क्वायर के। जेड है इस मेटल का, यानी इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर का स्क्वायर जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक वेट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के फंक्शन हैं। दे आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास।
इसी पे बेस्ड हमारा नया जो पीरियोडिक टेबल है, न्यू पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है इसी पे बेस्ड है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट का उसके पीरियोडिक उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। तो यहाँ से हम लोग अब नया पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 18 पीरियड में डिवाइड है, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहला पीरियड है, ये दूसरा, ऐसे करते करते 18 पीरियड तक हम लोग डिवाइड किए। ये डिवीज़न जो है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे, यानी कि जेड के बेस पे डिवाइडेड है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 4 ब्लॉक में डिवाइड है। 4 ब्लॉक कौन सा? एस, पी, डी और एफ। अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में आता है, इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो वे है, जो तरीका है, उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें पाएंगे कि लिथियम को 1s2 एंड 2s1 ऐसे अरेंज किया जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं उसको कैसे अरेंज किया जाता है। तो जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा है: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 3d10, 4p6, ऐसे आगे बढ़ते जाए। ये कहाँ से हम लोग को आया? तो ये आया फर्स्ट चैप्टर में, हम लोग ने पढ़ा था कि जो एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसी भी एलिमेंट के लिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही आता है। पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे करके। और ये 2, 2, 6, 2 ये सब ये बता रहे हैं कि जो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही पी ऑर्बिटल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि एक ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल में 2, यानी कि प्लस हाफ और माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो पी के पास 3 सब ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो टोटल 6 हो जाएगा। ऐसे ही 3d10 को अगर हम लोग देखें तो डी ऑर्बिटल में टोटल 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 5 × 2 10 हो गया। ऐसे ही हम लोग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग लिथियम के लिए, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर 3 है, तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो आएगा 1s2, 2s1। ये 1 और 2 क्या है? 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n।
s है वो ऑर्बिटल है। तो इसमें पता चलता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में प्रेजेंट है। 2s यानी कि s ऑर्बिटल में, यानी कि जो लिथियम होगा वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे ही अगर हम लोग कार्बन के लिए देखें तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको अगर अरेंज करें तो 1s2 2s2 एंड 2p2 आएगा। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें पता चलता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इसको बोलेंगे कि कार्बन जो है वो p ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही अगर हम लोग जैसे एग्जांपल लें कि कोबाल्ट कोबाल्ट को अगर देखें तो कोबाल्ट कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 27 होता है। इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3p6। उसके बाद आएगा हमारा 3p6 के बाद 3d, इसमें 10 नहीं होगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 और 6 18 18 और 8 नहीं 9 होगा, सॉरी 18 18 और 9 27। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कोबाल्ट है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट। अब हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि एक टर्म आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी टर्म जो है इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करते हैं, किसी एलिमेंट के गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करते हैं या रिमूव करते हैं, तो उसमें कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जैसे कि मान लीजिए कोई ए एलिमेंट है, वो गैसियस फेज में प्रेजेंट है, इसको कुछ एनर्जी दी है हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये ए प्लस और डेल्टा एच एनर्जी जो कि पॉजिटिव होगी, यानी कि हमें देना पड़ेगा कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे कि कोई भी अगर एलिमेंट है उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन एक एलिमेंट के लिए, ना कि एक एटम के लिए, एक एलिमेंट के लिए, ना कि एक आयन के लिए। आयन के लिए पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव यानी कि हम एनर्जी दे रहे हैं, निगेटिव यानी कि एनर्जी हमें मिल रही है। तो आयन के लिए पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन किसी एलिमेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे मान लीजिए ए को ए प्लस बनाने में और ए प्लस से ए2 प्लस बनाने में, इसमें एनर्जी x है, इसमें एनर्जी y प्रोवाइड की है, तो y हमेशा बड़ा होगा x से।
यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एन एटम। इसी को अगर A3+ बनाए तो इसमें मान लीजिए Z हुआ, तो जो Z होगा वो सबसे बड़ा होगा, तब Y तब X, ऐसे। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। यानी कि डिपेंड्स ऑन, पहला है कि अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। एटॉमिक रेडियस जो है वो ये बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। उससे बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एटॉमिक रेडियस में अगर हम लोग देखें, तो अगर ग्रुप वाइज देखें, तो अगर हम लोग अगर पीरियड वाइज देखें, तो अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएं, तो हमेशा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होगी। वो डिक्रीज इसलिए होगी कि जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस घटता है। यानी कि जो न्यूक्लियस का प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन पे जैसे जैसे पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाएंगे, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ते जाएगी। यानी कि न्यूक्लियस का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पे बढ़ते जाएगा। इसके कारण जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ़्ट टू राइट हमेशा डिक्रीज़ करेगी। और ऐसे ही अगर एक ग्रुप में देखें, तो ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो हमेशा एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगी। ये बढ़ इसलिए रही है क्योंकि पहला जो ग्रुप है उसमें 1s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो 1 है। ऐसे ही लिथियम का 2 है, 2s। ऐसे ही सोडियम का 3s। तो हर एक बार जैसे ही नीचे जाते हैं एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बढ़ोतरी होती है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा साइज को इंडिकेट करता है। यानी कि 1s हमेशा छोटा होगा 2s से, 2s हमेशा छोटा होगा 3s से। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो हमेशा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है ये हम लोग देख रहे थे। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेडियस। रेडियस जैसे जैसे बढ़ाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी वैसे वैसे कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो हम पाएंगे कि हमेशा रेडियस इंक्रीज होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा वो हर एक बार उस न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, यानी उसके इफेक्ट से वो उसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे घटते जाता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से वहाँ से निकाला जा सकता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ये डिपेंड करता है जैसे जैसे हम लोग जेड इफेक्टिव बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए कि न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव मतलब यही होता है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे कैसा है। अगर ये बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरह से अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें दिक्कत होगी, यानी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरा है कि अगर हम लोग सिग्मा बढ़ाएंगे, सिग्मा घटाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जेड इफेक्टिव को बढ़ा रहे हैं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव को बढ़ाना या सिग्मा को कम करना सेम बात है। यानी शील्डिंग कांस्टेंट को कम करो या फिर जेड इफेक्टिव को बढ़ाओ, सेम इफेक्ट
आयनाइजेशन एनर्जी पे दिखेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करता है कि जो अगर कोई एलिमेंट हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस के प्रभाव से हटाना, प्रभाव से मुक्त करना बहुत ही टफ होगा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इन टाइप के एलिमेंट्स के लिए हमेशा बढ़ेगी, ज़्यादा होगी। और अगर n की वैल्यू जैसे मान लीजिए 1s है, 1p है, 1d है, तो अगर हम n की वैल्यू कांस्टेंट रखें तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा s की होगी, तब p की, तब d की, तब f की। ऐसा इसलिए क्योंकि n की वैल्यू सेम है, तो s हमेशा इलेक्ट्रॉन, s में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f में। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू है आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी से हमें पता चलता है कि किसी भी एटम का अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसे बोलेंगे कि ये मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी कि लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कम ही एनर्जी देके हम लोग न्यूक्लियस के प्रभाव से हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का, यानी मेटेलिक कैरेक्टर। अगर यही आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो हम देखेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि ये इनर्ट गैस के लिए सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनर्ट गैस हमेशा स्टेबल होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें, यानी कि हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए ज़्यादा होगी। अगर दो एलिमेंट के आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का अगर सॉरी दो एलिमेंट नहीं, एक एलिमेंट का अगर मान लीजिए Na है, इसको Na प्लस बना दिया और फिर एनर्जी दे के Na2 प्लस बना दिया, तो जो एनर्जी की वैल्यू अगर इसमें x है और इसमें y है तो y हमेशा x से बड़ा होगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जो y माइनस x की जो वैल्यू है अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगा। अगर हम लोग y माइनस एक्स अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आया तो हम बोलेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि Mg2 प्लस एक एग्जांपल की तरह लेते हैं, ये मोर स्टेबल होगा। क्योंकि एग्जांपल में अगर देखें तो Mg2 प्लस का और Mg प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, जो कि 11 से कम है, तो ये Mg2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि अगर हम 1 मोल ऑफ कोई एलिमेंट लेते हैं तो और उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो जो एनर्जी होगी वो हम
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ नहीं, एनर्जी की वैल्यू है। जैसे कि अगर मान लीजिए ए जो है वो गैसियस फॉर्म में है और उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो ए माइनस में चला जाएगा, तो इससे कुछ एनर्जी जो है वो निकलेगी, उसको हम लोग एक्स अगर बोलें तो एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल ऑफ ए से ऐड करते हैं तो हमें डेल्टा एच जो है वो एक्स आता है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू एक्स है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पहले स्टेप में आया, मान लीजिए वो एक्स है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सेकंड में आया, यानी ए को ए माइनस बनाने में जो एनर्जी आई वो एक्स है, और ए माइनस को ए टू माइनस में करने पे ये वाई एनर्जी रिलीज हुई, तो हम बोलेंगे कि हमें एक्स हमेशा ज़्यादा होगा वाई से किसी भी एलिमेंट के लिए। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। उनकी एग्जांपल अगर लें तो ओ को ओ माइनस बनाने में और ओ माइनस को ओ टू माइनस बनाने में, तो इसमें जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो निगेटिव होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसमें डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, यानी इसमें एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है ओ माइनस को ओ टू माइनस बनाने में, क्योंकि ओ को ओ माइनस बनाने में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, फिर ओ माइनस को ओ टू माइनस में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, एनर्जी देखें तो पहले में निगेटिव आई, यानी एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा एच पॉजिटिव हुई, यानी कि एनर्जी देनी पड़ी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। अगला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। इसका मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए देखें, यानी कि ए को ए माइनस बनाने में जितनी एनर्जी लगी वो बराबर होगी ए माइनस को ए बनाने में, यानी कि अगर ए को ए माइनस बना रहे हैं यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए माइनस को ए बनाने में एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, यानी कि ए प्लस को ए बनाने में उतनी ही एनर्जी लगेगी, सॉरी रिलीज होगी, जितना कि ए को ए प्लस बनाने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो वर्ड है ये 1913 में 1931 में पॉलिंग द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम is defined as the tendency of atom to attract electron towards itself when combined in a compound। अगर एक कंपाउंड है, मान लीजिए जैसे HCl है, तो इस बॉन्ड में Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना ज़्यादा चाहेगा, और हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत कम होगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर ऐसे दर्शाएं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl की तरफ ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की तरफ कम होगी एक बॉन्ड में। ये डिफिनीशन है, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक वैल्यू है। अब हम लोग देखेंगे कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी,
ऐसा इसलिए कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो बढ़ने लगेगी, तो न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा। वैसे ही इसमें देख सकते हैं कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा, जो कि जेड माइनस सिग्मा है, where Z is atomic number और sigma is shielding constant और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z इफेक्टिव जो है वो जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी। ऐसे ही देख सकते हैं कि सिग्मा अगर कम होगा, सिग्मा कम होगा इसका मतलब Z इफेक्टिव बढ़ेगा। इस इक्वेशन से अगर देखें, इस इक्वेशन से, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में हम लोग पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम आता है तो बॉन्ड जो होगा उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू सेम है या लगभग सेम है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू बहुत डिफरेंस जो है दो एलिमेंट के बीच, तो उस केस में बॉन्ड के पास पोलर कैरेक्टर आएगा। पोलर कैरेक्टर क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसा समझ सकते हैं जैसे HCl में हम लोग ने देखा, पोलर का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक एटम की तरफ ज़्यादा है, दूसरे एटम की तरफ कम है। HCl इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब एक चीज़ ये है कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट, जो कि इसका वैल्यू आता है वो 4। सीजियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, उसकी वैल्यू है 0.7, ये है लोवेस्ट। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस वो होगी 0। इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 होती है। तो यहाँ पे हम लोग का एक लेक्चर ख़त्म हुआ पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडल। तो यहाँ तक सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर ख़त्म होता है।